प्रेमचंद जी की तस्वीर हमेशा छपती है जी। जिसमें वो बैठे हुए हैं। जूता फटा हुआ। जूता फटा हुआ है। क्या प्रेमचंद जी की माली हालत वाकई बहुत खराब थी? देखिए, ये एक भ्रम है। क्वीन एलिजाबेथ की जब 62 में शायद आई, तो राजेंद्र बाबू को उन्होंने कार्यक्रम भेजा कि हम बनारस जाएंगे क्योंकि वहाँ प्रेमचंद का घर देखना है। प्रेमचंद जी के साथ एक विचित्र वो था कि ये नॉन ब्राह्मण है, तो ये साहित्य में इतना आगे कैसे होगा, तो वो उसका स्मारक नहीं बनाया वहाँ पे। हाँ, जब स्मारक नहीं बना तो फिर वहाँ से जब आया तो उन्होंने कहा कि अब क्या करें, क्या बताएंगे क्वीन एलिजाबेथ को। तो वो जब आखिरी में कार्यक्रम उनका छपा, इस तारीख को बनारस आएंगी, वो करेंगी, तो उसको पढ़ते ही पढ़ते वो उनकी डेथ हो गई। मतलब कि अब मैं कैसे बताऊं कि कैसे, यानी विदेशों में तो इतना बड़ा वो रहता है, तो ये तो। नमस्कार, मैं संजय सिन्हा। आज मैं आपको एक बहुत ही खास व्यक्तित्व से, खास शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूँ, जो आपको ऐसी बातें बताएंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। आपको याद है प्रेमचंद जी की वो तस्वीर जिसमें वो अपनी पत्नी और अपने के साथ बैठे हुए हैं, उनका जूता फटा हुआ है। और ये भ्रांति समाज में बहुत फैलाई गई बहुत बार कि प्रेमचंद जी बहुत गरीब थे, बहुत गरीबी में उन्होंने जीवन को जिया। तो हम मिलेंगे जयंत वर्मा जी से, जो उनके ग्रैंडसन हैं, नाती हैं। वो बताएंगे सारी बात कि प्रेमचंद जी का जीवन कैसा था, उनकी सादगी के बारे में और उनके लेखन के बारे में बहुत सारी बातों पर चर्चा करेंगे। तो आप मिलिए जयंत वर्मा जी से। जयंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप प्रेमचंद जी के परिवार से हैं। 2 भाई थे, एक मेहताब राय और एक धनपत राय। तो धनपत राय मुंशी प्रेमचंद जी का नाम था, और वो कहानी है वो प्रेमचंद नाम से। आपसे कैसे जुड़े हुए थे, क्या रिश्तेदारी आपकी होगी? तो हमारे उनके ब्रदर जो मेहताब राय हैं, उनकी बेटी जो है वो हमारी माँ है। अरे वाह, क्या बात है। और हम लोगों का जॉइंट परिवार था, वहाँ लम्ही में एक ही घर में रहते थे हम लोग। तो हमको तो नहीं, हमारी माँ को मतलब गोदी में खिलाया था उन्होंने। उनकी मृत्यु तो हो गई थी 1936 में। और फिर 2 बेटे उनके हैं, एक वो दोनों बेटे अब नहीं हैं, एक हैं अमृत राय और एक श्रीपत राय। तो श्रीपत राय एक पत्रिका निकाला करते थे, वो थी कहानी। और अमृत राय जी भी अपनी एक पत्रिका निकाला करते थे, नई कहानियाँ। अपने मामा लोग हैं, सब लेखन के काम में थे। उनके साथ जब बैठना तो वही आदत हो गई। तो यहाँ पे भी आके हमने पत्रकारिता ज्वाइन किया लॉ के साथ साथ, और नवभारत में यहाँ सिटी रिपोर्टर हुए। आपकी माँ आपको प्रेमचंद जी की कहानियाँ मतलब जो कहानियाँ हमने पढ़ी वो वाली नहीं, आपको उनकी निजी जिंदगी की कहानियाँ सुनाया करती थी? नहीं, हमारी मदर की भी डेथ 1955 में हो गई, जब हम 4 साल के थे। अच्छा। तो फिर हम ननिहाल में ज्यादातर, हम लोग जो गर्मी की छुट्टी होती थी तो ननिहाल में जाते थे। तो प्रेमचंद जी की जो घरेलू कहानियाँ थी, जो उनकी निजी जिंदगी की कहानियाँ थी, वो आपने किससे सुनी? तो हमारी नानी जो थी वो मतलब वो सारी कहानियों अगर सुनाया करती थी। हमारी नानी जो थी वो, उनकी छोटी बहन से शादी हुई थी वहाँ पे। संपूर्णानंद जी एक पहले मुख्यमंत्री रहे, गवर्नर वगैरह यहाँ रहे, तो उनके साथ भी तो काफ़ी घरोबा था। परिपूर्णानंद जी भी आते थे, सब उस जमाने की सारी बातें वहीं हमारी नानी के साथ बैठ के किया करते थे। हमारे बड़े मामा थे राम कुमार राय, वो भी, उनने 80 पुस्तकें लिखी हैं, और इंडोलॉजी के ऊपर काफ़ी। उस BHU में वो उसके साइकोलॉजी में प्रोफेसर थे, और माउंटेनियरिंग के लिए भी हर साल वहाँ बच्चों को ले जाते थे। तो वहीं पे ज़्यादातर हम लोगों का रहना होता था। छुट्टी जो हुई तो वहीं चले गए अपना। तो माहौल वैसा बना, और उसके कारण फिर पत्रकारिता में आए, नवभारत में रहे, फिर PTI में करस्पॉन्डेंट रहे। आपको मैं ये अगर आपसे कहूँ कि प्रेमचंद जी का मूल्यांकन करना है आपको, देखिए मैं तो उनका एक पाठक मतलब हूँ, उस लिहाज से उनसे प्रभावित हूँ। आपको कहा जाए पारिवारिक रूप में उनसे जुड़े हुए रहे, तो किस तरह मूल्यांकन करेंगे? मुझे लगता है कि उनकी जो पकड़ थी चीज़ों को देखने का, उनका जो नज़रिया था, वो नज़रिया बहुत ही, मतलब एक तो ज़मीनी थे। वो लम्ही गांव में वहाँ रहते थे, आसपास के जो लोग थे उनके किस्से सुन के, उनके साथ ये था कोई भी आया उसके किस्से सुन रहे हैं, जैसे घीसू। और बाद में उनकी कहानियों में वही पात्र आते थे। तो बहुत सारे पात्र तो हमारी मतलब नानी बताती हैं कि वो अभी भी वहाँ पे जाओ वो दिख जाएगा, वो वहाँ पे वो कहानी। उन्होंने जो कहानी मतलब लिखी, कफन या उपन्यास लिखा, गोदान लिखा उन्होंने,
तो आपने पढ़ी है, दोनों चीज पढ़ी होंगी ऑब्वियसली। हाँ, सारी कहानियां पढ़ी हैं, और उनका ये है कि हमारे आपको आसपास भी ऐसे ही लोग होते हैं। यदि हम एक भिखमंगे या हमारे यहाँ के जो कर्मचारी है उसको पूछें उसके बारे में, तो उससे भी एक ऐसी कहानी निकलेगी कि जो उस टक्कर की हो सकती है, पर हमारा वो नजरिया होता नहीं। हम तो उनको एक अलग, और वो उसको व्यक्ति के रूप में देखते आप थे। लम्ही गए हैं, हाँ, लम्ही हम कम से कम सैकड़ों बार हर साल जाते हैं। उसी घर में रहते हैं आप लोग? नहीं, उस घर में क्या हुआ था, लम्ही में जो बड़ा घर था, तो उसमें जहाँ पैदा हुए थे वो हमारे नाना जो महताब राय जी के हिस्से में है, तो वो उनने दान कर दिया नागरी प्रचारणी सभा को कि यहाँ पे स्मारक बनेगा। और स्मारक बनेगा तो हुआ ये था कि राजेंद्र बाबू जो थे हमारे नाना के बहुत अच्छे दोस्त थे, राजेंद्र प्रसाद जी, राजेंद्र जो प्रसाद भारत के जी पहले राष्ट्रपति थे। तो वो जब क्वीन एलिजाबेथ इंडिया आ रही थी, तो विदेशियों के साथ ये होता है कि हम भी जब विदेश में जाते हैं तो बड़ा कहानीकार टॉल्स्टॉय कहाँ रहता था, ये कहाँ, बड़े आर्टिस्ट कहाँ, उन सब के। तो क्वीन एलिजाबेथ की जब 62 में शायद आई, तो राजेंद्र बाबू को उन्होंने कार्यक्रम भेजा कि हम बनारस जाएंगे क्योंकि वहाँ प्रेमचंद का घर देखना है। अब वो राजेंद्र बाबू ने हमारे नाना को लिखा कि भाई अब उनके बारे में कौन होगा, तो मैं तुम्हारा सजेस्ट कर रहा हूँ और तुम ही उनको सब घुमाओगे, ये करोगे, वो करो। ऐसी सारी बातें होती रहीं। पर वो जो नागरी प्रचारणी सभा को उन्होंने दिया था घर, तो वहाँ पे वो पांडे एक परिवार होता था, वो शायद राजनीति में भी रहे वो लोग। उन लोगों ने, वो नागरी प्रचारणी सभा ने प्रेमचंद जी के साथ एक विचित्र वो था कि ये नॉन ब्राह्मण है, तो ये साहित्य में इतना आगे कैसे होगा, तो वो उसका स्मारक नहीं बनाया वहाँ पे। हाँ, जब स्मारक नहीं बना तो फिर वहाँ से जब आया तो उनने कहा कि अब क्या करें, क्या बताएंगे क्वीन एलिजाबेथ को। तो वो जब आखिरी में कार्यक्रम उनका छपा, इस तारीख को बनारस आएंगी, वो करेंगी, तो उसको पढ़ते ही पढ़ते वो उनकी डेथ हो गई। मतलब कि अब मैं कैसे बताऊं कि कैसे, यानी विदेशों में तो इतना बड़ा वो रहता है, तो ये तो डेथ हो गई थी। फिर वो जो वहीं क्वीन एलिजाबेथ, तो उनको सारनाथ ले जाया गया। वो लम्ही नहीं देख पाई क्योंकि वो दिखाने लायक कुछ था ही नहीं। विदेशों में तो ऐसा होता है कि आप बड़े बड़े कहानीकार कहाँ रहते थे, क्या रहते थे, वही वहाँ के अट्रैक्शन मतलब होते हैं, वो राजनीति के प्लेस शिकार ऑफ हो गए। अट्रैक्शन। हाँ, तो ये बाद में ये हुआ कि जब यूपीए गवर्नमेंट थी, तो यूपीए गवर्नमेंट में कम्युनिस्ट पार्टी का भी सपोर्ट था यूपीए 1 को। तो उनके कहने पे फिर मुलायम सिंह ने वहाँ पे लगभग 10 करोड़ रुपए खर्च करके, आज भारत में कहानीकारों में या साहित्यकारों में एक है उनका रविन्द्रनाथ टैगोर का, वो तो उनका खुद का बनाया हुआ है। और दूसरा सबसे अच्छा यदि कोई स्मारक अभी आप देखेंगे तो वो प्रेमचंद जी का वही है, जहाँ पे कि उनके एक एक कहानी के पात्र की मूर्तियां बना के सड़कों के से पूरी बना के। अच्छा, और ये अद्भुत है, मतलब वो। हाँ, और हर कोई अब वहाँ जाता है। विदेश से तो बहुत लोग आते हैं, और वो हमारे मामा के यहाँ आते थे। जब भी विदेश के लोग रिसर्च करने आते हैं तो उनके पर्सनल लाइफ के बारे में ज़्यादा पूछना, तो वो सब हमारी नानी के पास आके और वो बैठे रहते थे और बात करते रहते थे मामा लोगों से। ये सब तो वही सब छुटपन से हम लोगों ने ही देखा। आपको ये जब कोई आपका परिचय ये कहते हुए करवाता है किसी से, ये जयंत वर्मा जी हैं और प्रेमचंद जी के नाती हैं, तो आप उस एहसास को किस तरह से व्यक्त करेंगे? नहीं, एहसास इस तरीके से कि कम से कम उसको ये ना लगे कि ये हमने भी पत्रकारिता में या लेखन में जो भी कुछ किया है, तो हमको इस बात का खुशी होती है या संतोष होता है कि चलो हम उस लाइन पे चल रहे हैं, और लोग रिलेट करते हैं कि चलो इस खानदान से ऐसे। आपके परिवार में कोई व्यक्ति बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, तो आपके सामने बहुत लंबी लकीर होती है जी, और आप प्रेमचंद जी की लकीर पर चल रहे हैं, तो आपके पास दो ही ऑप्शन है कि या तो आप उस लकीर से को पार कर जाएंगे, या कहें कि मैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ। तो इस एहसास को आप महसूस करते हैं कि आपकी तुलना कभी कोई, मतलब प्रेमचंद जी के बारे में अगर कोई तुलना करेगा तो आपको देखेगा तो कहने लगेगा कि अच्छा प्रेमचंद जी के परिवार से, तो एक श्रद्धा का भाव उसके मन में पनप जाएगा जी, आपसे मिलते ही। ऐसा लगता तो है, बड़ा गर्व अनुभव होता है जब कोई बात करता है कि आप वहाँ से हैं। तो पर यह है कि जब उनके बारे में पूछते हैं तो हमारे परिवार में भी बहुत कम लोग हैं जो कि, क्योंकि हम उस लाइन से जुड़े हुए थे,
और उस परंपरा को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, तो हम उनके बारे में कुछ कह सकते हैं। बाकी लोग जो सरकारी नौकरियों में यहाँ वहाँ चले गए हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है अभी, तो ऐसा है। दो सवाल मेरे मन में और बहुत उठते हैं हमेशा, और उस सवाल का जवाब आप ही दे सकते हैं मुझे। प्रेमचंद जी की तस्वीर हमेशा छपती है जी। जिसमें वो बैठे हुए हैं, जूता फटा हुआ। जूता फटा हुआ है। क्या प्रेमचंद जी की माली हालत वाकई बहुत खराब थी? देखिए, ये एक भ्रम है, ये एक भ्रम है। और गांव में आप यदि देखेंगे तो ये इस प्रकार के फटे जूते वूते आदमी पहना ही रहता है, उंगली उंगली जैसे फट जाती है ना, पुराने जमाने में होता था, और उसको वो उतना कोई ध्यान भी नहीं देता था। पर वो परसाई जी ने कहानी लिख दी फटे जूते पे। प्रेमचंद जी पैसे से बहुत संपन्न थे, क्योंकि उस जमाने में हिंडलबर्ग की वो कहाँ से आती थी, वो एक जर्मनी की प्रिंटिंग मशीन आती थी, और वो बहुत रईस लोग ही रखते थे। तो प्रेमचंद जी और हमारे जो नाना मेहताब राय जी और फिराक गोरखपुर, ये 3 पार्टनर थे, और ये लोगों ने प्रिंटिंग प्रेस डाला हुआ था उस समय, जो सारी कहानियाँ वगैरह छपनी शुरू हुई वहीं से। तो हंस प्रकाशन वहाँ से शुरू किया। तो ये इतना गरीब आदमी नहीं था, वो तो स्कूल जो उस जमाने में इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स थे और दौरे करते थे यहाँ गोरखपुर वगैरह में, ब्रिटिश हुकूमत में। तो अच्छे पद पे थे, और उसके बाद गांधी जी के आह्वान पे उन्होंने नौकरी छोड़ी थी। तो ऐसा नहीं था कि इतने हालत खराब। तो पहली बार मैं किसी से बिल्कुल मतलब कहते हैं कि एकदम हॉर्सेस माउथ सुन रहा हूँ, और मेरे मन में भी था कि प्रेमचंद जी बहुत गरीब थे, नहीं, और लेखक जो होता है तकिया दबा करके पेट को दबा करके लिखते थे। ऐसी कोई स्थिति नहीं, ऐसी कोई स्थिति नहीं। हाँ, ये है कि वो बाद में पैसे के लिए बम्बई गए और फिल्म के स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए गए, हाँ, जीवन के आखिरी समय में। पर वहाँ उनको वो फिल्मों को कैसे चलेगी, क्या होगा, भारत का मानस एक अलग टाइप का था, तो वो वहाँ उतना टिक नहीं पाए। तो फिर वो वहाँ से वापस आए, और उनको फिर अस्थमा का रोग था असल में। तो अस्थमा के रोग के चलते वो इलाज उस समय इतना ज़्यादा था भी नहीं, डायग्नोसिस। पैसे की तंगी नहीं थी उनको, पैसे की कोई तंगी नहीं थी। और बाद में तो उन्होंने इतनी, जो गरीब लोग थे, जो समाज का सबसे दलित वर्ग था, जो पिछड़ा वर्ग था, जो शोषित वर्ग था, उसकी कहानियों को उन्होंने कैसे इतना मतलब इतनी खूबसूरती से उकेर लिया? नहीं, ये वही हमने कहा कि हमारे आसपास जितने लोग भी घूमते हैं, हर कोई एक कहानी है। यदि हम उसके जीवन के बारे में पूछें, उसके संघर्षों के बारे में पूछें, हाँ, तो वो सब कहानी पर वो उसको पकड़ते थे, उनके साथ बैठ के उनसे गप्पे करते थे, फिर उसको रात को लिखना शुरू करते थे वो। तो वो घीसू जैसे उनका कहाँ है, ये सब उनके वो वही हैं। अगर आपसे मैं पूछूं कि प्रेमचंद जी की एक सबसे अच्छी कहानी जो आपको लगती हो? देखिए, गोदान है, वैसे गोदान उनकी बेस्ट मतलब उपन्यास है वो, और रंगभूमि भी काफ़ी अच्छी है। रंगभूमि काफ़ी अच्छी है। तो आप और कहानियों में जो मानसरोवर में काफ़ी कहानियाँ छपी हैं, उसमें पूस की रात है और कफन है। कफन को लोग बहुत उम्दा दर्जे की कहानी बताते हैं जी। मतलब जब प्रेमचंद की चर्चा होती है, बाकी सारी कहानियां तो हैं ही, मतलब उनको मतलब सेवा सदन और निर्मला भी मैं बहुत पसंद करता हूँ। उसमें उन्होंने जो गरीबी है, गरीबी से आदमी की जो जो वो होती है, मतलब आत्मा किस प्रकार से मर जाती है आदमी की गरीबी के कारण, और वो चीज़ उन्होंने जो पकड़ा है कि वो बहू के मरने के कारण भी मतलब पैसा इकट्ठा करके पूरी खा जाना, और फिर उसको के उसकी आत्मा शांत कफन कहानी में ये सब है, तो अद्भुत है। मतलब कफन कहानी जब हम लोग पढ़ते थे स्कूल में, तो हमें कहानी पढ़ाई जाती थी, और उसमें हमें जो ज्ञान दिया जाता था, जो मर्म समझाया जाता था, वो आलस से फोकस होता था कि आलस से बाप बेटा दोनों आलसी थे। नहीं, वो असल में गलत है। उस जमाने में वो क्लास जो है ना, आदमी का क्लास डिफरेंस वाले उस चीज को हाईलाइट नहीं करते थे। बेसिकली वो है जो वर्ग में समाज बटा हुआ है ना, तो ये भी डेलिबरेटली किया गया हो कि वो आलसी थे। हाँ, वो आलसी नहीं, एक गरीबी, और गरीबी क्या, यानी बेइंतहा गरीबी में जो आदमी रहता है, तो वो किस प्रकार से उसकी संवेदनाएं किस प्रकार मर जाती हैं। उसमें एक दृश्य है कफन में पढ़ते हुए मुझे याद आ रही है, अभी आपसे बात करते हुए, कि पत्नी जो है सो घीसू की जो पत्नी है माधव घीसू दो बेटा है, तो वो प्रसव वेदना से कराह रही है, और
दोनों में से उठ करके कोई बहू को देखने नहीं जा रहा है हाँ। कि अगर उधर गया तो आलू एक्स्ट्रा खा लेगा ये। ये है, मतलब ये गरीबी से जुड़ी गरीबी हुई की जो बात। पराकाष्ठा हाँ, है, पराकाष्ठा है, उसमें बेइंतहा गरीबी। आदमी इनसिक्योर हो गया है। अच्छा, ये हालत हम देखते हैं आज भी हमारे आसपास ऐसे लोग हैं। और जैसा कि वहाँ अभी हमने वो जब अटल बिहारी वाजपेयी जी का जब जन्मदिन था और लालजी टंडन उनके प्रतिनिधि होते थे, उन्होंने साड़ियाँ बांटना जब लखनऊ शुरू में। किया लखनऊ में हम्म। 25 दिसंबर को, तो साड़ी के लिए और इतनी भगदड़ मची कि 22 महिलाएं मर गई इसमें। ये वही कैरेक्टर हैं जो हाँ, कि ये वही कैरेक्टर है। पूरी के लिए, हाँ, एक साड़ी के लिए जो अपनी जान दे सकता है। तो प्रेमचंद जी होते तो उस पर भी एक कहानी लिखते, अरे बहुत, कफन की जगह लिखते जरूर। साड़ी साड़ी। बल्कि वो जो आज हमारे यहाँ कंट्रडिक्शन है राजनीति में, जो कंट्रडिक्शन है कि भाई आप गरीब रखो आदमी को और उसको टुकड़ा फेंक दो, और फिर उससे यही तो हो रहा है आज़ादी के बाद, गरीबी हटाओ, कहीं अर्जुन सिंह पट्टा दे दिए हैं और उसके कारण एक चुनाव निकाल रहे हैं। तो ये सारी बातें जो चल रही हैं, कहीं लाडली बहना ले आ जाए और उससे अपना चुनाव निकाल लो, 5 साल निकाल लो, तो यही चल रहा है। मतलब आदमी को गरीब रखा जाता है और गरीब रखने के बाद फिर उसको किसी प्रकार अपीजमेंट किया जाता है। हिंदू मुस्लिम वाला अपीजमेंट नहीं है, गरीबी वाला है। हाँ? नाना का खून बोल रहा है। नाना का खून जो है वो लेखन, आप लेखन में कभी नहीं सोचे कि मैं नाना के नाम को उसी लाइन नहीं, पर हम छोड़ूं? पत्रकारिता में ज़्यादा कर हमारा रहा है। और फिर हमारा बाद में जो वो रहा, मतलब संपर्क, वो एक ब्रह्मदेव शर्मा थे, बीडी शर्मा, आईएएस थे और बाद में भारत जन आंदोलन वगैरह बना लिए, उनके साथ हम रहे। और फिर मेधा पाटकर एक वो एक्टिविस्ट जन आंदोलन के साथ, तो जन आंदोलन ये भी के साथ, ये भी नाना का ही असर है हाँ, मेरे ऊपर। तो जन आंदोलनों के साथ हमारा वो जुड़ाव हो गया। तो जबलपुर में जितने भी जन आंदोलन होते हैं, उसका जो वो केंद्र है वो हमारा घर ही रहता है, सब लोग हमारे ही घर में आते एक सवाल और पूछना चाहता हूँ। प्रेमचंद जी, मुंशी प्रेमचंद जी कायस्थ थे जाति से जी। और ये कितने प्रगतिशील विचार के व्यक्ति रहे होंगे कि उन्होंने सुभद्रा कुमारी चौहान जो कि राजपूत थे, उनके खानदान में अपने परिवार की शादी की। उनकी प्रगतिशीलता का दूसरा जो सबसे बड़ा उदाहरण है कि उस समय विधवा विवाह नहीं होते थे जी। तो उनकी जो पहली पत्नी थी वो तो वैसे ही थी, मतलब उनको डेजर्ट कर दिया था, छोड़ दिया था इन्होंने। उसके बारे में अभी हम लोग के खानदान में भी किसी को नहीं मालूम वो कहाँ गई है, और क्यों छोड़ा ये भी नहीं मालूम। ये भी नहीं मालूम है। पर तो ये है कि उन्होंने विधवा विवाह किया, हाँ, जबकि उस जमाने में विधवा विवाह नहीं था। फिर महादेवी वर्मा जी ने ये शादी करवाई थी। असल में महादेवी वर्मा जी ने प्रेमचंद जी के बेटे की जो शादी है ना, वो सुभद्रा कुमारी चौहान की बेटी से शादी करवाई थी। हाँ? सुभद्रा कुमारी चौहान जी शादी करके खुद चली आई थी, जबलपुर चली आई थी। हाँ। उनकी शादी जबलपुर हुई थी। नहीं, वो प्रेमचंद जी के जो अमृत राय हैं, वो सुधा जो उनकी बेटी थी सुभद्रा कुमारी चौहान, उनके साथ शादी हुई। और दूसरी एक और शादी हुई है, वो है कि जो सुभद्रा कुमारी चौहान के लड़के हैं अशोक चौहान, हाँ, जिनके बेटे यहाँ ही रेलवे में थे, तो उनकी शादी प्रेमचंद जी की जो डॉटर हैं, हम लोग की मौसी, वो सागर में शादी हुई थी, बेटी मौसी कहते हैं, उनकी बेटी मुन्नी, उनके साथ शादी हुई थी। तो ये दोहरा संबंध है इनके सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी जी, हाँ, ये मुझे ये जानकारी में थी मेरे पास। और बहुत बड़ी बात थी कि उस जमाने में जातिगत नीतियों उससे ऊपर उठ करके और विवाह करना। काफी ऊपर थे वो। और सुभद्रा कुमारी चौहान तो खैर मतलब वो तो मानव को मानव के रूप में देखते थे, वो कोई जाति में और धर्म में बांट के नहीं देखते थे। उन्होंने जो आदमी को एक क्लास, एक उनके भीतर जो वर्ग में विभाजित है समाज, ये दृष्टि उनके भीतर थी, जो कार्ल मार्क्स ने कहा है। हाँ? कार्ल मार्क्स ने यही कहा है कि ये जो पूरा का पूरा मानव का इतिहास है, ये क्लास स्ट्रगल है। हाँ? ये एक वर्ग शोषित होता है, एक शोषक होता है, उनमें स्ट्रगल होता है, और यही पूरा मानव जीवन का इतिहास है। तो ये हमारे जो फ्यूडल एलिमेंट जो आ गए राजनीति में और साहित्य में, सब लोगों ने, उनने ये क्लास में समाज विभाजित है, इसको नीचे डंप कर दिया, ये बताने की कोशिश नहीं की, और धर्म और जातियों में विभाजित है ये बताने के। पर प्रेमचंद जी ये जानते थे कि ये क्लास में विभाजित है, और उन्होंने जब ये सब लिखा तो उनको भारतीय जनता पार्टी वाले लोग
कम्युनिस्ट कहने लगे, जबकि वो कम्युनिस्ट वैसे थे नहीं। हाँ, पर उन्होंने इस प्रकार से किया और अब तो उनकी कहानियों को टेक्स्ट बुक से भी निकाला जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। तो ये थे जयंत वर्मा जी हमारे साथ, ये प्रेमचंद जी के नाती थे और आपको इनसे मिलकर के डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा होगा, कई नई जानकारियाँ मिली होंगी। मैं फिर आऊँगा किसी नई शख्सियत के साथ, आपकी मुलाकात कराऊँगा। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगता है आप हमें ज़रूर लिखें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।